नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रीट एग्जाम की तैयारी में अगर आप जुटे हुए हैं तो इस चैनल को प्यारे विद्यार्थियों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मैं करवाने वाला हूं रीट पात्रता के लिए वे टॉपिक जो आपको प्यारे विद्यार्थियों अच्छे नंबर के पूछे जाएंगे। जी हां, 2-3 क्वेश्चन आपको छपने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, बाल कल्याणकारी योजनाओं से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो वे टॉपिक आपको मैं यहां पर नोट्सों के माध्यम से रिवीजन करवाने वाला हूं। शानदार तरीके से हम रिवीजन करने वाले हैं। तो जो भी साथी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इन क्लासों को कंटिन्यू लगा लेना, आने वाली क्लासों को कंटिन्यू लगा लेना। आपको हूबहू इन क्लासों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हाल ही में हुई हमारी आरएएस एग्जाम की परीक्षा, उसमें भी इन नोट्सों से क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो हमारी तो रीट पात्रता की परीक्षा है, यानी इन नोट्सों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है? विश्वास करना है, और विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है यहां पर रहने वाली है। अगर आपको इन नोट्सों पर विश्वास है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्हीं नोट्सों में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसे ही हम ये नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, मात्र 15 पेज के ये नोट्स हैं जिसमें आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आपको बाल कल्याणकारी योजनाएं मैं करवाने वाला हूं। उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं और बाल कल्याणकारी योजनाओं से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। बड़े ही शानदार तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए आज की तैयारी हम मजबूत करते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो आज हमारा मोटिवेशन रहेगा, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, कोशिश करते रहिए। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रीट पात्रता एग्जाम के लिए। टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यानी एनईपी। क्या? एनईपी 2020। तो चलिए देखते हैं हमें सबसे पहले क्या दे रखा है यहां पर। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर, भारत सरकार 2015 में, यानी भारत सरकार है उसके द्वारा 2015 में एक एजेंडा अपनाया गया। उस एजेंडे का नाम क्या था? सतत विकास एजेंडा 2030। क्या था? सतत विकास एजेंडा 2030 उसका नाम था। उसके तहत क्या किया गया? जो लक्ष्य था ना, उसका लक्ष्य नंबर 4, उस पर गौर कीजिए। लक्ष्य नंबर 4 यानी SDG 4 2030 तक सभी के लिए, देखिए यहां पर सभी के लिए, वो चाहे लड़का हो, वो चाहे लड़की हो, वो चाहे अमीर हो, वो चाहे गरीब हो, यानी सभी के लिए समावेशी, क्या? समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने व जीवन पर्यंत, क्या कह रहे हैं यहां पर है, वह जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने की आवश्यकता महसूस की गई। यहां पर देखिए, यानी जो हमारी शिक्षा नीति चल रही थी उसमें यहां पर पुनर्गठित करने की आवश्यकता महसूस की गई। कौन से लक्ष्य में? SDG 4 लक्ष्य में। और आरएएस में कौन सा पूछा गया? जो आपको मैंने यहां पर टेलीग्राम पे बताया था, आरएएस में पूछा गया SDG 15। SDG 15 आपको मैंने बता रखा था, जो आरएएस के एग्जाम में पूछ लिया गया था। पता है ना आपको? अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा। यही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आप सर्च कर के भी जुड़ सकते हैं। यहां पर हमने देख लिया कि यहां पर शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए, कि नई शिक्षा नीति आनी चाहिए ताकि हम समावेशी शिक्षा, समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दे सके। ऐसी एक शिक्षा नीति आनी चाहिए, यह हमने सुनिश्चित या महसूस किया था 2030 का जो एजेंडा था उसमें।
फिर देखिए यहां पर जो ये शिक्षा नीति है ना, उस पर गौर करने वाली बात है कि हमारे देश में प्रथम शिक्षा नीति कब आई, उसके बाद कितनी शिक्षा नीतियां आई है, क्या ये जो अभी शिक्षा नीति आई है वही प्रथम है या उससे पहले भी कोई शिक्षा नीति आ चुकी है। तो देखिए यहां पर क्या लिख रखा है, हमें ऐतिहासिक परिदृश्य है और इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। क्यों लगा लीजिए, क्योंकि आपको दिया होगा मिलान करना, एक तरफ दे देगा प्रथम शिक्षा नीति, द्वितीय शिक्षा नीति, संशोधित शिक्षा नीति, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, और दूसरी तरफ आपको सन मिलेगी और आपको कहेगा कि निम्न कथनों का मिलान कीजिए। इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए प्रथम शिक्षा नीति कब आई थी, प्रथम शिक्षा नीति, तो प्रथम शिक्षा नीति आई थी 1968 में। कब आई, 1968 में प्रथम शिक्षा नीति आई। फिर देखिए दूसरी शिक्षा नीति कब आई, देखिए 1900 क्या है यहां पर 68, क्या है 1968। तो दूसरी शिक्षा 1900 तो है, लेकिन ये 8 पहले आ गया, ये लीजिए 6 कहां पर चला गया, बाद में चला गया, यानी 1986 में आई दूसरी शिक्षा नीति। कौन सी आई, द्वितीय शिक्षा नीति आई 1986 में। पता चल गया ना, 8 हमने पहले ले आए याद करने के लिए और 6 हम बाद में ले गए, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या दे रखा है, उसके बाद संशोधित शिक्षा नीति 1992, कब है 1992 में, और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कब, देखिए 2009 में, 2009 में। और यही आपसे पूछा जाएगा अगर आप L1 की तैयारी कर रहे हो तो प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रथम शिक्षा नीति कब लागू हुई थी या कब आई थी, तो 1968 में आई थी। आपसे पूछ सकता है कि द्वितीय शिक्षा नीति कब आई, तो सन 1986 में द्वितीय शिक्षा नीति आई। आपसे पूछ सकता है कि संशोधित शिक्षा नीति कब आई, तो सन 1992 में आई। देखिए ये हमने ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में जान लिया। उसके बाद आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसकी हम जानेंगे क्या, पृष्ठभूमि। देखिए एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उसकी पृष्ठभूमि का बारे में पता होना चाहिए। अगर हम किसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए, वही होती है हमारी पृष्ठभूमि। तो देखिए ये भी हम पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पृष्ठभूमि। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पृष्ठभूमि में जून 2016 में, ये देखिए जून 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति, यानी जो नई शिक्षा नीति आई है ना उसके विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट क्या कर दी, प्रस्तुत कर दी। क्या कर दी, रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब की, जून 2016 में। कब की, जून 2016 में। आगे देखिए जिसकी अध्यक्षता किसने, TSR सुब्रमण्यम, यानी स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम पूर्व कैबिनेट सचिव ने की थी। अब क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा इस लाइन से, तो समझिए क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। TSR सुब्रमण्यम, TSR सुब्रमण्यम गठित कमेटी या गठित समिति किससे संबंधित थी। क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा, किससे संबंधित थी, नई शिक्षा नीति से या बेरोजगारी से या फिर निर्धनता से या फिर अकाल राहत कार्य से। तो पता चल गया ना कि TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जो गठित की गई थी समिति कब बनी, यह भी पूछ सकता है। तो कब बनी थी, ये 2016 में। जिसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, जून 2016 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। किसकी अध्यक्षता में, TSR सुब्रमण्यम। किससे संबंधित है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से यह समिति संबंधित है। यानी क्वेश्चन को एग्जामिनर किसी प्रकार घुमा दे, अब आप नहीं घूम पाओगे। क्यों, क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चन घूमेंगे ना उतने क्वेश्चन आपको बता दिए कि रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, किससे संबंधित है, अध्यक्षता किसने की थी। ये 3 प्रकार के इससे क्वेश्चन बनेंगे, तीनों ये मैंने बता दिए। फिर आता है जून 2017, यानी 1 साल बाद। क्या हुआ, 1 साल बाद घटना घटी गंभीर। तो देख लीजिए क्या घटती है, जून 2017 की बात है। कब की बात है, जून 2017 में
प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन? कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसूदे के लिए, यानी ढांचा जो तैयार किया जाता है उसके लिए या मसूदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था। पता चल गया कब किया गया? जून 2017 में। जून 2017 में क्या की गई थी? एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसूदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन के द्वारा। कौन है ये हमारे एक प्रख्यात वैज्ञानिक भी है, जिन्हें क्या मिला है? पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, जिसने 31 मई 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसूदा प्रस्तुत किया। यानी गठन तो कब होता है इस समिति का? जून 2017 में। गठन कब होता है? जून 2017 में इसका गठन होता है। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत कर दी? तो देखिए यहां पर 31 मई 2019 को। कब कर दी? 31 मई 2019 को इसने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। देखिए अब तक हमने 2 समितियां पढ़ी है। कितनी पढ़ ली? 2 समितियां पढ़ ली। कौन कौन सी पढ़ी? नंबर 1 पर हमने पढ़ी थी TSR सुब्रमण्यम। TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, कब? जून 2016 में। ये समिति पढ़ी हमने, जो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय शिक्षा समिति से संबंधित है। नंबर 2 पर हमने समिति पढ़ी जिसका गठन हुआ था जून 2017 में, यानी 1 साल बाद, जून 2017 में। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, जिसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 31 मई 2019 को। 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और किसको देता है अपनी रिपोर्ट? ये इंपॉर्टेंट है। तो मानव संसाधन विकास मंत्री को। किसको? मानव संसाधन विकास मंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कौन सी अध्यक्षता वाली समिति? डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली कमेटी क्या करती है? रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। समझ में आ गया ना? 2 समितियां पढ़ी है, दोनों की आपको मैंने रिपोर्ट बता दी कब प्रस्तुत की गई थी, उनके अध्यक्ष कौन है ये मैंने आपको बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार पूछे, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो फिर देखिए यहां पर क्या दे रखा है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक उस समय क्या थे? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे। और सूचना प्रसारण मंत्री कौन? प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार के दिन 29 जुलाई, लगा लीजिए इसको स्टार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 जारी की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए यहां पर। कब जारी की थी? 29 जुलाई 2020 को। नंबर 1 क्वेश्चन यही बनेगा कि नई शिक्षा नीति 2020 कब जारी की गई? 29 जुलाई। कब? 29 जुलाई 2020 को। देखिए याद किस प्रकार रख सकते हो, ये तारीख याद किस प्रकार रख सकते हो? देखिए नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति आएगी यानी सभी को क्या रखेंगे? साथ साथ रखेंगे। देखिए सभी को साथ साथ रखेंगे, यानी लड़का हो चाहे लड़की हो, यानी दोनों को क्या रखेंगे? साथ साथ रखेंगे। यानी 2 9 फिर क्या? 7, 2 9 7, यानी 29 जुलाई 2020 आगे है ही, ये आपको याद हो गया होगा। देखिए 2 9 7 यानी 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी की गई थी। किसके द्वारा की गई? देखिए एक तो थे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन? रमेश पोखरियाल निशंक थे। और कौन थे? सूचना प्रसारण मंत्री कौन? प्रकाश जावड़ेकर। कौन? प्रकाश जावड़ेकर। इन दोनों के द्वारा 2 9 7 यानी 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी
कर दी गई थी। इतना आपको समझ में आ गया ना। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया था प्रथम शिक्षा नीति जो 1900 कब आई थी, 68 में आई। फिर हमने याद किया दूसरी शिक्षा नीति, 8 इधर आ गया, 6 इधर चला गया, यानी 1986 हमने पढ़ा था ना, आपको याद भी होगा। फिर हमने संशोधित के बारे में देखा जो आई थी 1992 में। उसके बाद आपको 2009 में बताया निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बताया था। फिर आपको मैंने एक समिति बताई थी। कौन सी समिति बताई थी? सबसे पहले जो जून 2016 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, उस समिति के बारे में बताया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुब्रमण्यम थे। कौन थे? सुब्रमण्यम। नंबर 2 समिति के बारे में आपको मैंने बताया, कौन थे? कस्तूरी रंगन, जिसके अध्यक्ष थे। कब गठित हुई थी? जून 2017 में उस समिति का गठन हुआ था और उसने अपनी रिपोर्ट कब सौंप दी थी, यह भी आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आपको ये 2/9/7/2020 को जो नई शिक्षा नीति जारी है, यह भी आपको मैंने बता दिया। यानी आपका फिर से रिवीजन करा दिया। और इसी प्रकार हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमें कोई क्वेश्चन गलत न कर पाए। प्यारे विद्यार्थियों, सभी क्वेश्चन क्या हो? हमारे सही हो। और आपने सुना ही होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, जब आपका एग्जाम होगा, यानी जब ऋतु आएगी ना, तब आपको फल जरूर मिलेगा। तो फिर देखिए जो नई शिक्षा नीति आई है वो किस प्रकार आई है। तो देखिए इस शिक्षा नीति को 27 अध्याय, कितने अध्याय? 27 अध्याय, 4 भागों में विभक्त किया गया। कितने भाग? 4 भाग। कितने अध्याय? 27 अध्याय। किसमें? नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020। कौन कौन से भाग हैं? नंबर 1 भाग स्कूल शिक्षा। नंबर 1 भाग क्या है? स्कूल शिक्षा। उसके बाद क्या है? उच्चतर शिक्षा। क्या? उच्चतर शिक्षा। नंबर 3 भाग में क्या दे रखा है? अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। नंबर 4। कितना? 4। क्रियान्वयन की रणनीति, यानी किस प्रकार क्रियान्वयन किया जाएगा। सबसे पहले स्कूल में जाएगा, स्कूल के बाद वो उच्चतर यानी हाई स्कूल में जाएगा। उसके बाद उस पर देखिए केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, यानी फिर मुद्दे पर गौर किया जाएगा, फिर क्रियान्वयन की रणनीति अपनाई जाएगी। यानी इस प्रकार है। 4 भाग। कितने भाग? 4 भाग। पहले में स्कूल है, दूसरे में उच्चतर शिक्षा है, तीसरे में मुद्दे हमें दिए हुए हैं, और चौथे भाग में क्या है? क्रियान्वयन की रणनीति। कितने अध्याय हैं? 27 अध्याय हैं। कितने अध्याय? अध्याय पूछे तो 27 और भाग पूछे तो 4। भाग पूछे तो 4। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, ये लीजिए। इसी प्रकार आएगा क्वेश्चन। देखिए इस शिक्षा नीति में निम्नलिखित शब्दों को अत्यधिक जोर दिया गया है। अब ऑप्शन इसी प्रकार बनेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में किन शब्दों पर यहां पर सर्वाधिक जोर दिया गया या अत्यधिक जोर दिया गया, इस प्रकार बनेगा। जो इसके आधारभूत स्तंभ कहलाते हैं, या इस प्रकार आएगा क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में ऐसे कौन से शब्द हैं जो क्या कहलाते हैं? आधारभूत स्तंभ कहलाते हैं। इस प्रकार आएंगे। तो देखिए यह नीति पहुंच। नंबर 1 क्या? पहुंच यानी एक्सेस। फिर समानता यानी इक्वलिटी, यानी समानता रहेगी, कोई भेदभाव नहीं। फिर देखिए गुणवत्ता यानी क्वालिटी। फिर क्या है? वहनीयता। क्या? वहनीयता। और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित की गई। ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1 पहुंच, फिर समानता, फिर गुणवत्ता, फिर वहनीयता और फिर जवाबदेही। ये क्या है? आधार स्तंभ है। ये शब्द क्या है? आधार स्तंभ कहलाते हैं। किसके? नई शिक्षा नीति के 2020। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें? ये सारी बातें आपको मैंने बता दी है। एक पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है वैसे। फिर चलिए हमारे आगे की ओर। अब आता है नीति के आधार। देखिए अभी हमने क्या किया है? 27 अध्याय। क्या? देखिए 27 अध्याय और 4 भाग। नई शिक्षा नीति में क्या है? 27 अध्याय है, 4 भाग है। इन चारों भागों को आगे हम पूरी व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं।
क्या है, आगे हम पूरी व्याख्या सहित पढ़ने वाले इन चारों अध्याय को। पहले पढ़ेंगे स्कूल शिक्षा, फिर उच्चतर शिक्षा पढ़ेंगे, फिर ये सभी इस प्रकार धीरे धीरे हम पढ़ते हुए चलेंगे। अब देखिए ये जो नीति आई है ना, नीति के आधार सिद्धांत क्या है, इस नीति के सिद्धांत क्या है, ये चलिए ये हम पढ़ते हैं। तो प्रत्येक बच्चे, ये क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, इस प्रकार ये बनेगा। 4 आपको कथन देगा एग्जामिनर, उसमें से एक गलत दिया हुआ होगा, वही आपको बताना होगा अगर असत्य पूछे तो। इस प्रकार ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए नीति के आधार सिद्धांत क्या क्या है। प्रत्येक बच्चा, सबसे पहले क्या है, प्रत्येक बच्चा, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक बच्चे की अद्वितीय विशेषताओं यानी यूनिक जो विशेषता होती है, यूनिक यानी जिस अलग होती है, की पहचान करना। यानी कौन से बच्चे की अलग पहचान है, इसकी क्या है, इसकी खेल कूद में रुचि है, इसकी अलग में रुचि है, इसकी सिंगिंग में रुचि है, या इसकी योगा में रुचि है, या किस में रुचि है। यानी किसी की तो अलग विशेषता होती है ना, उसकी पहचान करना एवं उनका विकास करने का प्रयास करना। यानी पहले तो हम क्या करेंगे, उसकी पहचान करेंगे कि इस बच्चे की क्या यूनिक विशेषता है, पहले तो पहचान करेंगे, फिर उसका जो विकास करेंगे ना उस विशेषता का, तब ये शिक्षा नीति लागू क्या होगी, सार्थक होगी। फिर देखिए 2 नंबर पॉइंट क्या है, बुनियादी साक्षरता व सामान्य ज्ञान। बुनियादी साक्षरता व सामान्य ज्ञान कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को, देखिए इंपॉर्टेंट बनेगा, क्या बनेगा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान यानी फंडामेंटल लिटरेंसी एंड न्यूमेरेंसी यानी FLN, फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, किसकी, FLN की, कौन से कक्षा तक के बच्चों के लिए लागू की जाएगी, कक्षा 3 तक, कक्षा 6 तक, कक्षा 6 से 12 तक, कक्षा 12 से आगे की, 12 से अधिक। यानी इस प्रकार ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो पता होना चाहिए कि आपको बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान यानी फंडामेंटल, यहां पर लिटरेंसी एंड न्यूमेरेसी यानी FLN कक्षा 3 तक के बच्चों को लिए होगी यहां पर बुनियादी साक्षरता। सबसे पहले तो प्रत्येक बच्चे के लिए तो क्या किया जाएगा, उनकी क्या जो यूनिक विशेषता है उसको पहचान की जाएगी, फिर उसका विकास किया जाएगा। फिर देखिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए किया जाएगा, यानी FLN, अप से फंडामेंटल, अल से लिटरेंसी एंड अन से क्या बन जाएगा, न्यूमेरेसी। आपसे यह भी पूछ सकता है एग्जामिनर, FLN में अफ क्या है, में अफ क्या है, इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको मैं हर एक लाइन बता रहा हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है या किस प्रकार एग्जामिनर बना सकता है, इतनी गहराई के पॉइंट भी बता रहा हूं। देखिए FLN फुल फॉर्म पढ़ते हैं हम, लेकिन एक शब्द भी तो पूछ सकता है एग्जामिनर अगर पूछना चाहे तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 3 नंबर पॉइंट देखते हैं क्या दे रखा है। 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट दे रखा है, सीखने के तरीकों व कार्यक्रमों को चुनने में लचीलापन। क्या होना चाहिए, लचीलापन, ताकि आगे अपने जीवन में अपना रास्ता चुन सके, कौन, बच्चे। फिर देखिए स्पष्ट अलगाव न हो, यानी स्पष्ट अलगाव ऐसा महसूस ना हो कला व विज्ञान के बीच, शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों के बीच, व्यवसायिक व शैक्षणिक धाराओं के बीच, यानी अलगाव का भाव न हो। यानी ये कला का है, ये विज्ञान का है, या ये लड़का है या लड़की, यानी ये देखिए सह शैक्षणिक यानी लड़का लड़कियों के साथ गतिविधियों के बीच, व्यवसायिक व शैक्षणिक धाराओं के बीच अलगाव का भाग न हो। फिर देखिए क्या है, बहुविषयकता यानी मल्टीपल, बहु यानी मल्टी, यहां पर विषयकता। फिर देखिए वह समग्र शिक्षा यानी समग्र शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा, बहुविषयकता पर भी ध्यान दिया जाएगा। फिर देखिए अवधारणात्मक अधिगम पर जोर, किस पर जोर दिया जाएगा, कौन से अधिगम पर, अवधारणात्मक अधिगम पर जोर दिया जाएगा। फिर कौन से पर, रचनात्मक और तार्किक चिंतन, चिंतन की बात करें यानी थिंकिंग की बात करें तो थिंकिंग कौन सी, रचनात्मक यानी क्रिटिकल, कौन सी, क्रिटिकल पर जोर दिया जाएगा, रचनात्मक और तार्किक चिंतन पर जोर दिया जाएगा। और किस पर बल दिया जाएगा, देखिए नैतिकता पर, मानवीय व संवैधानिक मूल्यों के विकास पर भी बल दिया जाएगा नई शिक्षा नीति के अनुसार।
और देखिए बहुभाषिकता यानी मल्टी, बहु आ जाए यानी मल्टी, तो तथा भाषा की शक्ति यानी पावर ऑफ लैंग्वेज पर भी बल दिया जाएगा। जीवन कौशल के बारे में यहां पर बताया जाएगा। अधिगम के लिए लगातार रचनात्मक मूल्यांकन, किस प्रकार का रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार का मूल्यांकन, किस प्रकार का चिंतन, किस प्रकार का अधिगम, कौन से प्रकार के अधिगम पर जोर दिया जाएगा, कौन से प्रकार के चिंतन पर जोर दिया जाएगा, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर देखिए 12 नंबर पॉइंट क्या है कि तकनीकी का यथासंभव प्रयोग पर जोर। जी हां, तकनीकी पर जोर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम व विविधता यानी विविधता तथा यहां पर स्थानीय मुद्दों को समावेश यानी स्थानीय मुद्दों का भी समावेश किया जाएगा। ई से विद्यालय शिक्षा से यानी ईसीसी से विद्यालय शिक्षा से और उच्च शिक्षा तक सभी जगह पाठ्यक्रम से तालमेल किया जाएगा। ऐसे नहीं कि फर्स्ट क्लास का अलग आ गया पाठ्यक्रम, फिर दूसरी क्लास में बालक जाएगा अलग पाठ्यक्रम आ जाएगा, तीसरी क्लास में जाएगा और अलग आ जाएगा, यानी इस प्रकार नहीं, तालमेल वाला पाठ्यक्रम होने वाला है। उसके बाद 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्या है, शिक्षा व फैकल्टी को सीखने की प्रक्रिया का हृदय मानते हुए उनमें निरंतरता, व्यावसायिक विकास करना, और क्या है हमारा लाइट बट टाइट रेगुलेटरी सिस्टम स्थापित करना ताकि पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा व संसाधन प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। और यहां पर 17 नंबर पॉइंट, प्रगति की निरंतर समीक्षा भी की जाएगी। और आगे 18 नंबर पॉइंट क्या है कि भारत की जड़ों व गौरव से बंधे रहना, और भी हमारे देख लीजिए क्या क्या यहां पर पॉइंट रहने वाले हैं। और 19 नंबर पॉइंट है शिक्षा को एक सार्वजनिक सेवा बनाना, और यहां पर 20 नंबर पॉइंट है एक मजबूत व सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करना। यह है इसके सिद्धांत। यह आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा नई शिक्षा नीति का सिद्धांत नहीं है, या निम्न में से कौन सी नई शिक्षा नीति का सिद्धांत है। फिर से एक बार मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। हम रिवीजन की बात करें तो सबसे पहले शिक्षा नीति कब आई थी, 1968 में आई थी। फिर दूसरी की बात करें तो 1908 इधर आ गया, 6 इधर चला गया। बार बार रिवीजन करेंगे तो हमें भी याद होगा, आपको भी याद होगा, अच्छे तरीके से मैं आपको बता भी सकता हूं। फिर देखिए संशोधित शिक्षा नीति की बात करें तो 1992 हो जाएगा। फिर निःशुल्क शिक्षा का बात करें 2009 में अधिकार हो जाएगा। फिर देखिए जो नई शिक्षा नीति है उसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले आता है जून 2016। जून 2016 में क्या था, एक रिपोर्ट सौंपी गई थी। कौन सी समिति के अनुसार यहां पर कौन, उसके अध्यक्ष कौन थे, सुब्रमण्यम थे। कौन थे, सुब्रमण्यम। उसके बाद बनते हैं जून 2016। जून 2017 की बात करें, उसमें एक समिति गठित की गई। किसकी अध्यक्षता में की गई, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में की गई थी। जिसने अपनी रिपोर्ट कब सौंप दी, उसने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को सौंप दी। 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उसके बाद आपको बताया था मैंने, रमेश पोखरियाल और प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा, यानी वो उस समय क्या थे, मंत्री थे, उनके द्वारा 2/9/7/2020 को नई शिक्षा नीति जारी कर दी गई थी। यह आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नई शिक्षा नीति है, उसमें कितने अध्याय पढ़ेंगे हम, 27 अध्याय पढ़ेंगे। कितने भाग हैं, 4 भाग है। कितने भाग, 4 भाग। पहले भाग में स्कूल शिक्षा, दूसरे भाग में उच्चतर शिक्षा, तीसरे भाग में क्या है, उसमें हमें मुद्दे दिए हुए मिलेंगे, और चौथे भाग में क्रियान्वयन की रणनीति। उसके बाद मैंने आपको सिद्धांत बताए कि सभी बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, जो उनकी यूनिक विशेषता है उसकी पहचान की जाएगी और उसके विकास पर बल दिया जाएगा। अफ अल अन, देखिए अफ अल अन, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, यानी अफलन कक्षा 3 तक किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, पाठ्यक्रम में तालमेल होगा। ये सारी बातें अब तक हमने पढ़ ली है और आपको रिवीजन भी करवा दिया ना। तो चलिए अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नीति का विजन।
ये विजन क्या है? तो देखिए इस नीति का विजन क्या करना चाह रहा है। यहां पर देखिए, भारतीय मूल्यों से लबरेज शिक्षा प्रणाली विकसित करना जो इंडिया यानी भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में विकसित करे, ये इसका विजन है। नई शिक्षा नीति का विजन यानी क्या है विजन? तो देख लीजिए, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में विकसित करना। और क्या है देखिए यहां पर, और भी यहां पर इंपॉर्टेंट है कि छात्र के मूल कर्तव्यों, संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी समझ यानी डीप सेंस विकसित करना। क्या करना? गहरी समझ विकसित करना। किसके प्रति? मूल कर्तव्य और संवैधानिक मूल्यों के प्रति। किनकी? छात्र की, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। फिर देखिए छात्र की बात करें तो देश के साथ जुड़ाव महसूस कराते हुए यानी लगाव महसूस कराते हुए, बाउंडिंग विद वंस कंट्री यानी हमारे देश के साथ जुड़ाव, बदलती दुनिया में उसकी जिम्मेदारियों से अवगत यानी किस प्रकार की उसकी जिम्मेदारी है बदलती दुनिया में, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अनुसार उसे क्या करना चाहिए, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है भारत के लिए कि वो क्या करे भारत के लिए कि भारत आगे बढ़े, इस प्रकार उसकी जिम्मेदारी से अवगत कराना। और क्या है यहां पर, छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्य में भी झलके। जी हां, छात्रों में भारतीय होने का गर्व केवल विचार में नहीं कि हम भारतीय नहीं, उनके व्यवहार में होना चाहिए, उनकी बुद्धि में होना चाहिए, उनके कार्य में झलकना चाहिए, ताकि वह एक सच्चा वैश्विक नागरिक बन सके। यहां तक थी एक सामान्य जानकारी। अब हम पढ़ने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, नई शिक्षा नीति 2020 के जो अध्याय थे, भाग थे, उनको हम पढ़ने वाले हैं। जो 4 भाग थे उनको अब हम पढ़ने वाले हैं। और पहला भाग कौन सा था? स्कूल शिक्षा था। कौन सा था? स्कूल शिक्षा था। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं हम स्कूल शिक्षा पहला भाग नए मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो देखिए यहां पर भाग फर्स्ट है स्कूल शिक्षा। क्या है देखिए, 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चे, एक एक लाइन, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट, 3 से 18 वर्ष। पहले तो ये नोट कीजिए, 3 से 18 वर्ष के जो बच्चे थे जिनको 10+2 की व्यवस्था थी, पहले 10+2 थी ना, की जगह नई शिक्षा नीति जो आई है की जगह शिक्षा शास्त्रीय व पाठ्यक्रम को पुनर्व्यवस्थित करते हुए नई व्यवस्था क्या 5, 3, 3, 4 लागू की जाएगी। इस प्रकार यानी पहले तो 10+2 थी शिक्षा व्यवस्था, अब होगी 5+3+3+4। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि 10+2 के आधार पर किस प्रकार की नई व्यवस्था अपनाई गई है। ऑप्शन मिलेंगे 5+4+3+3, इस प्रकार ऑप्शन मिलेंगे, या 5+3+3+4, इस प्रकार आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। समझ में आ गया कौन सी व्यवस्था आ गई? अब 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं। वर्तमान 10+2 व्यवस्था 3 से 6 वर्ष के बालकों को कवर नहीं करती। यानी जो ये 10+2 की व्यवस्था थी ना, वो कहां तक कवर थी? 3 से 18 वर्ष, लेकिन 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कवर नहीं करती थी। इसीलिए नए ढांचे में ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है। यानी अब 3 वर्ष से स्टार्ट हो जाएगी यहां पर शिक्षा। पहले जो 6 से थी अब 3 से हो जाएगी। 3 से 6 किसको शामिल किया जाएगा? ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया जाएगा। उसके बाद देखिए, ये तो भाग फर्स्ट आ गया। भाग फर्स्ट में अब हम पढ़ेंगे अध्याय फर्स्ट को, यानी ECCE क्या है। ये है क्या ECC? इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। देखिए कितने अध्याय थे? 27 अध्याय थे।
27 अध्याय थे। कितने भाग थे? 4 भाग थे। पहला भाग कौन सा? स्कूल शिक्षा। और पहला अध्याय कौन सा? तो देख लीजिए, पहला अध्याय हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था, देखभाल एवं शिक्षा, यानी ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फुल फॉर्म पूछी जाएगी और ऐसे भी पूछा जा सकता है, ECCE में लास्ट ई क्या है, यानी अंतिम ई क्या कहता है? अंतिम ई का अर्थ क्या है? अंतिम ई का अर्थ क्या है? या प्रारंभिक ई का अर्थ क्या है? इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। या फिर CC का अर्थ क्या है? CC का अर्थ क्या है? चाइल्डहुड केयर। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ECCE हमारी जो नई शिक्षा नीति है कौन से अध्याय में शामिल की गई है? तो पहले अध्याय में। कौन से अध्याय में? पहले अध्याय में। तो देखिए यहां पर बच्चों का मस्तिष्क का 85% विकास, बच्चों का जो मस्तिष्क है ना, उनका 85% विकास 6 वर्ष तक की आयु तक ही हो जाता है। अतः ये प्रारंभिक 6 वर्ष यानी शुरू के जो 6 वर्ष होते हैं ना, वो मानसिक विकास है और शारीरिक वृद्धि के लिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, जो बच्चा जन्म लेता है 6 वर्ष तक, जन्म से लेकर जो 6 वर्ष है ना, वो मानसिक विकास और शारीरिक वृद्धि के लिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहां पर बच्चे का 85% मस्तिष्क का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो 6 वर्ष से पहले भी कुछ होना चाहिए, तो इसी कारण ये नई शिक्षा नीति आई है। तो देखिए इसमें ECCE में मुख्यतः लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित गतिविधि, यानी किस प्रकार? खेल आधारित व खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया। ECC में कौन सी शिक्षा को शामिल किया जाएगा? खेल आधारित होगी, खोज आधारित होगी, बहुआयामी होगी, लचीली होगी वो, और बहुस्तरीय होगी। इस प्रकार की शिक्षा होने वाली है। यानी नई शिक्षा नीति पढ़ने में ऐसी लग रही है कि बालक का विकास बड़ा ही शानदार होने वाला है। देखते हैं किस प्रकार होती है ये। NCERT द्वारा 8 वर्ष तक के बच्चों को 2 भागों में, एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं शिक्षा शास्त्रीय फ्रेमवर्क फॉर ECCE यानी NCFECCE का विकास किया जाएगा। किसके द्वारा? NCERT द्वारा। किसके द्वारा? NCERT के द्वारा। कितने वर्ष तक? 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए। कितने भागों में? 2 भागों में। क्या किया जाएगा? एक राष्ट्रीय यानी एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं शिक्षा शास्त्रीय फ्रेमवर्क फॉर ECC, ये किया जाएगा। फ्रेमवर्क फॉर ECC का विकास किया जाएगा। इसकी फुल फॉर्म है ये नेशनल करिकुलम। यहां पर अब से क्या बन गया? फ्रेमवर्क फॉर बन चुका है। इसकी फुल फॉर्म है ये NCF की। और ECC आपको फुल फॉर्म बताई दी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसकी फुल फॉर्म भी आपको मैंने बता दी थी। उसके बाद देखिए क्या देर का है हमें, उसके बाद हमें देर का ये लीजिए, जो 0 से 3 वर्ष है, यानी बालक का जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के लिए एक सब फ्रेम होगा, और 3 से 8 वर्ष के लिए भी एक क्या होगा? सब फ्रेम होगा। यानी 2 भागों में बांट दिया। अभी हम पढ़ के आए किसके द्वारा? NCERT के द्वारा। NCERT के द्वारा कितने वर्ष तक के बच्चों को? 8 वर्ष तक के बच्चों को। पहले 8 से 3 नहीं, 0 से 3 और फिर 3 से 8। इनमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय नवाचारों के साथ भारत की क्या है? सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित शोध को भी सम्मिलित किया जाएगा। और ECCE के लिए आंगनवाड़ियों को सशक्त बनाया जाएगा। यानी आंगनवाड़ियों में ECC को क्या बनाया जाएगा? सख्त बनाया जाएगा। यानी आंगनवाड़ी में होंगे एडमिशन तो। और यहां पर देखिए 5 वर्ष से पूर्व प्रत्येक बालक प्रारंभिक तैयारी कक्षा, यानी यहां पर या फिर बाल वाटिका में जाएगा, जिसमें एक ECCE योग्य शिक्षक है। मिड डे मील योजना यानी प्रेटरी कक्षा तक विस्तारित की जाएगी। यानी मिड डे मील जो योजना चल रही है अब, वो यहां पर प्रेटरी कक्षा तक विकसित या विस्तारित की जाएगी। और यहां पर देखिए
ECCE योग्य शिक्षक की भी नियुक्ति की जाएगी, है नहीं वहां पर, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसकी भी भर्ती आने वाली है। फिर देखिए क्या दे रखा है में, उच्च गुणवत्ता वाले ECC शिक्षक हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 10+2 की योग्यता वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों को ECC में 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा तथा कम शैक्षणिक योग्य रखने वाले को 1 वर्षीय डिप्लोमा कार्य करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, देखिए यहां पर लगा लीजिए इसको स्टार, भर्ती आने वाली है, इसकी भी आएगी भर्ती नई शिक्षा नीति के अनुसार। फिर क्या है, ECCE को आदिवासी क्षेत्र के आश्रमशालाओं में भी शुरू किया जाएगा, यानी आदिवासी क्षेत्र में भी शुरू की जाएगी ये। और ECCE पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र की कुछ जिम्मेदारियां MHRD यानी वर्तमान में जो शिक्षा मंत्रालय की होगी, जिम्मेदारी किसकी होगी, MHRD की होगी यानी शिक्षा मंत्रालय की होगी, परंतु पाठ्यक्रम नियोजन व क्रियान्वयन MHRD महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय। देखिए इसमें महिला एवं बाल विकास क्यों आ गया, क्योंकि बालक से संबंधित है। स्वास्थ्य यानी उनको स्वस्थ रखना यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जनजाति क्यों, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में भी लागू होगी। MHRD आपको पता है ये शिक्षा मंत्रालय है, तो इस कारण ये सभी मंत्रालय आ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा अध्याय 2, कौन सा, FLN यानी फंडेंशियल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी यानी FLN, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान। क्या, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान बालकों को, ये अध्याय 2 है और भाग कौन सा चल रहा है, पहला भाग फर्स्ट चल रहा है, अध्याय नंबर 2 आ चुका है हमारा, अध्याय नंबर 2। एक में हमने क्या पढ़ा, ECCE के बारे में पढ़ा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, FLN के बारे में पढ़ेंगे। पहले में यहां पर 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए था, अब कौन सी कक्षा के लिए आ जाएगा, ये 3 वर्ष तक की कक्षाओं के लिए आ जाएगा। यहां पर देखिए बालकों की पढ़ने लिखने की क्षमता और संख्याओं के साथ आधारभूत संक्रियाएं करना, यानी यहां पर बालक पढ़ने लिखने लग जाएंगे, संख्याओं के साथ संक्रियाएं यानी उनकी संख्याओं के साथ समझने लग जाएंगे, आगे की स्कूली शिक्षा व जीवन भर सीखते रहने की बुनियादी रखती है। ठीक है जी। फिर क्या है, अंततः मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा। ये एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा जिसमें कक्षा 3 तक के प्रत्येक बालक को क्या किया जाएगा, मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का वर्ष 2025 तक आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया जाएगा। वर्ष 2025 तक पूछा जा सकता है ये FLN कब तक आवश्यक रूप से शामिल किया जाएगा प्रत्येक बालक के लिए, तो यह है 2025 तक। कौन सी कक्षा तक के लिए, कक्षा 3 तक। और ECCE किसके लिए था, 0 से 8 वर्ष, जिसको 2 भागों में और बांट दिया था, 0 से 3 और 3 से 8 वर्ष, आपको बता दिया था ये। फिर देखिए हमें यहां पर क्या दे रखा है, ये लीजिए कि स्थानीय अध्यापक जो स्थानीय भाषा में पकड़ रखते हैं को प्राथमिक देते हुए प्रत्येक विद्यालय के लिए छात्र शिक्षक अनुपात 30:1, छात्र 30 शिक्षक 1 से कम रखा जाए, से कम होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं इससे ज्यादा हो जाए, कम रखा जाए। जिन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक अधिक वहां छात्र शिक्षक अनुपात 25:1 से कम होना चाहिए। और FLN के लिए क्या होना चाहिए, यहां पर देख लीजिए, शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास यानी CDP के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। CDP के साथ क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। और ECC तक सार्वभौमिक पहुंच नहीं होने के कारण कक्षा 1 में 3 माह का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। और दीक्षा पर FLN हेतु क्या किया जाएगा, दीक्षा राइज आपको पता ही है, दीक्षा पर क्या किया जाएगा, दीक्षा पर FLN हेतु संसाधनों को राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध करवाए जाएंगे और राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति भी तैयार की जाएगी। उसके बाद पहले ही भाग में अध्याय नंबर आता है 3, क्या आता है, अध्याय नंबर 3। उसमें क्या है, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना, यानी हम भाग फर्स्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, भाग फर्स्ट, जिसमें हमने बात की है भाग फर्स्ट किससे संबंधित है, स्कूल शिक्षा से संबंधित है।
स्कूल शिक्षा से संबंधित है, जिसमें पहले अध्याय में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? ई सी सी ई। दूसरे अध्याय में क्या पढ़ा हमने? दूसरे अध्याय में पढ़ा अफ अल अन। फिर तीसरा अध्याय आ गया हमारा कौन सा? ड्रॉप आउट, बच्चों की संख्या को कम करना, यानी ड्रॉप आउट यानी स्कूल छोड़कर जो चले जाते हैं उसको कम करना। वर्तमान में GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशो कक्षा 6 से 8 में 90.9%, कक्षा 9 से 10 79.3% और कक्षा 11 से 12 में 56.5% है। 2030 तक 100% GER का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक। पूछा जाएगा 100% GER यानी ग्रोस इनरोलमेंट रेशो कब तक 100% रखने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी NIOS तथा स्टेट ओपन स्कूल यानी SOS द्वारा ABC लेवल के पाठ्यक्रम जो कक्षा 3, 5 व कक्षा 8 के समक्ष करवाए जाएंगे और माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम के जो कक्षा है यानी जो 10 से 12 के समक्ष होंगे। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, वयस्क साक्षरता एवं जीवन संवर्धन का कार्यक्रम चलाए जाएंगे। SEDG पर विशेष बल दिया जाएगा। यानी फिर आता है अध्याय नंबर 4। ये लीजिए अध्याय नंबर 4। तो प्यारे साथियों, यहां पर आ चुका है हमारा अध्याय नंबर 4। क्या आ चुका है? अध्याय नंबर 4। देखिए, हम भाग फर्स्ट पढ़ रहे हैं। भाग फर्स्ट की बात करें जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? स्कूल शिक्षा। क्या पढ़ रहे हैं? स्कूल शिक्षा पढ़ रहे हैं। नंबर 1, भाग फर्स्ट के अध्याय नंबर 1 में हमने ECCE के बारे में पढ़ा। भाग फर्स्ट के अध्याय नंबर 2 में हमने अफ अल अन के बारे में पढ़ा। फिर भाग फर्स्ट के अध्याय नंबर 3 में हम क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है, उसमें पढ़ा कि जो ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उनका कम करना, ड्रॉप आउट बच्चों को कम करना, यानी 100% यहां पर ग्रोस इनरोलमेंट GER रेशो यहां पर 100% लाना 2030 तक। ये हमने पढ़ा है भाग फर्स्ट के 3 अध्याय। आगे भी पढ़ेंगे, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो प्यारे साथियों, देखिए यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है ना अच्छे तरीके से, तो अब है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्लास को लाइक कर लीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी पता चले, वो भी अपनी पात्रता क्लियर कर सके, अच्छे तरीके से अच्छे अंक ला सके। तो प्यारे साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।